नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। यूक्रेन और रूस के टकराव के खतरे से बढ़ा तीसरे विश्व युद्ध का खतरा। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर पर जानलेवा हमला, आईएसआई पर हमले का आरोप। और राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार सीरिया, क्या चुनाव से रुकेगी खूनी जंग? रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता तनाव क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल इख्तियार कर सकता है? कम से कम यूक्रेन की हुकूमत को तो ऐसा ही लगता है। यूक्रेन के अंतरिम प्रधानमंत्री आर्सेनी यात्सेन्युक के मुताबिक इस संघर्ष में पूरे यूरोप को रूस शामिल करना चाहता है। रूस की आक्रामक नीतियों के जवाब में यूक्रेन ने भी तीखे तेवर दिखाए हैं। पश्चिमी देशों के पुरजोर समर्थन से उत्साहित होकर यूक्रेन अब रूस को जंग के लिए ललकारने लगा है। लगातार बढ़ते तनाव के बीच जेनेवा शांति समझौता खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। यूक्रेन और रशिया हुकूमत के बीच तलवारें खिंच गई हैं। रूस की ताकत से घबराया हुआ यूक्रेन पहले ही क्रीमिया को गंवा चुका है। अब वो अपने पूर्वी हिस्से के बाकी शहरों को खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करके यूक्रेन ने रूस समर्थित प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। इसमें 5 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा विरोधियों को अलग थलग करने के लिए यूक्रेन पूर्वी शहरों की घेराबंदी करने जा रहा है, जिससे कि विद्रोहियों को रूस से मदद न हासिल हो सके। यूक्रेन की इस कार्रवाई से रूस तिलमिला गया है। यूक्रेन हुकूमत ने प्रदर्शन कर रहे अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना को कार्रवाई का आदेश दिया है। यह सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। यूक्रेन के मसले पर रूस को दूसरे देशों से ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद उसके अड़ियल रवैये में कोई कमी नहीं आई है। आज एक भी देश ऐसा नहीं है जो रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। रूस की सेना और उसके लड़ाकू विमानों ने कई बार यूक्रेन की सीमा का उल्लंघन किया है। यूक्रेन ने इसे उकसाने और भड़काने वाली कार्रवाई बताया है। रूस की सेना यूक्रेन की सीमा पर लगातार युद्ध अभ्यास कर रही है। ये साफ संकेत है कि रूस इस जंग में कूदने को तत्पर है। इस बीच पश्चिमी देशों ने रूस को फिर से चेतावनी दी है। The world has rightly judged that Prime Minister Yatsenyuk and the government of Ukraine are working in good faith. And the world, sadly, has rightly judged that Russia has put its faith in distraction, deception, and destabilization. विकसित देशों के संगठन G7 ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। हालांकि ये प्रतिबंध रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बढ़ते कदम रोकने में नाकाम रहे हैं। विशाल देश होने की वजह से रूस पर इन प्रतिबंधों का उतना असर नहीं हो रहा है। ये बात रूस के विरोधी और खासकर अमेरिका भी जानता है। यही वजह है कि उसके कहने पर कनाडा ने रूस को सैन्य कार्रवाई का डर दिखाया है। हालांकि इस हकीकत से रूस भी वाकिफ है कि नेटो इतनी जल्दी उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई का विकल्प नहीं आजमाएगा। देखना होगा कि यूक्रेन संकट का अंजाम क्या निकलता है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर पर जानलेवा हमला हुआ है। हामिद को 6 गोलियां मारी गई और फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हामिद पाकिस्तान के सबसे बड़े और मशहूर न्यूज चैनल जियो टीवी से जुड़े हैं। हमले के बाद हामिद के परिवार ने खुलेआम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इससे नाराज आईएसआई ने चैनल पर प्रतिबंध लगाने और उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। इस बीच मीडिया और सेना के बीच झगड़े में फंसी पाकिस्तान की सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी बैठा दी है और हमलावरों की जानकारी देने वाले को $1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान के सबसे वरिष्ठ और तेज तर्रार पत्रकारों में शुमार हामिद मीर पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में मीर बुरी तरह घायल हुए हैं।
हामिद मीर पाकिस्तानी मीडिया का एक जाना माना नाम है और उन पर हुआ हमला कोई साधारण बात नहीं। इस हमले ने एक बार फिर बता दिया कि पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है। ये मामला सिर्फ एक पत्रकार पर हुआ हमला नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। हमले में सीधे तौर पर ISI का नाम जुड़ रहा है। वो ISI जो खुफिया संगठन होने के बावजूद इतनी ताकतवर और कुख्यात है कि उसे स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता है। हमले में सीधे तौर पर ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुल इस्लाम का नाम जुड़ा है। इसीलिए पाकिस्तानी सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचना स्वाभाविक है। एक बंदा शलवार कमीज में था, उसने पहले फायर किए एंड देन पीछे मोटर बाइक पर उसका कोई फॉलो अप में बंदा था और वो पीछे आया। इन द मीन वाइल जो ड्राइवर था हामिद मीर साहब की गाड़ी का और उसके साथ जो गार्ड था, उन्होंने फौरी तौर पे गाड़ी अपनी भगाई है। ये पीछे पीछे गए हैं उसके, लेकिन ना ड्राइवर हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि वो गाड़ी रुक जाती तो ज्यादा नुकसान होता। ISI का नाम लेकर GOTV ने पाकिस्तान की फौज से सीधे तौर पर दुश्मनी मोल ली है। हमले में ISI का नाम घसीटे जाने से रक्षा मंत्रालय भी खफा है। उसका कहना है कि बिना किसी सबूत के देश का नाम खराब किया जा रहा है, सेना पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बीच हामिद पर हमले की देश विदेश के तमाम पत्रकारों ने कड़ी निंदा की है। इस हमले ने पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर उजागर कर दिया है। जर्नलिस्ट पे जो अटैक हो रहा है, इसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान जर्नलिज्म जो है, खास करके जो मॉडरेट फेस ऑफ जर्नलिज्म, टेररिज्म से उब चुका है। पाकिस्तान के एक्सट्रीमिस्ट जो पोजीशन हुआ करते थे, उससे वो उब चुका है। वो पुराने कहानी जो पाकिस्तान सुनाते थे हिंदुस्तान के बारे में, वो अब मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे क्या हुआ है कि पाकिस्तान सरकार से तो उन्होंने दुश्मनी मोल तो ली है, उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे तालिबान जैसे ग्रुप, उनसे भी दुश्मनी मोल ली है। आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पत्रकार कितने विपरीत हालात में अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। देश में लगातार होते आतंकवादी हमले, तालिबान का खतरा और कहीं भी हिंसा की आशंका, इसके बावजूद ये लोग डरे बिना काम में लगे रहते हैं। पिछले 10 साल में लगभग 250 पत्रकार या मीडिया से जुड़े दूसरे लोग मारे गए हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 5 सबसे खतरनाक मुल्कों में से एक है। हमारे पाकिस्तान के अंदर सहाफी जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी की जो फिजा कायम है, खासकर दुनिया भर में जो वाक़यात हो रहे हैं और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती के साथ दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, उसके अंदर अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा करते हुए सहाफी जो है इंतहाई मुश्किलात के अंदर है, इंतहाई खतरात से अपने आप को गुजारते हैं और उसमें काम कर रहे हैं। तो इन खतरात पे जिस तरह सहाफी जिंदगी गुजार रहा है और अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक जिहाद कर रहा है और उस मुश्किलात के अंदर उसके साथ उसको अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी है, जख्मी भी हो जाता है। पाकिस्तान में एक तरफ मीडिया पर अंकुश लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंटरनेट को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। 3G और 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। YouTube से पाबंदी हटाने की बात चल रही है, लेकिन इस सब के बीच मीडिया का गला घोंटने की कोशिश भी की जा रही है। ये साफ इशारा है कि पाकिस्तान में अगर रहना है तो जो सेना कहे उसे ही मानना होगा। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गृह युद्ध की मार झेल रही सीरिया में 3 जून को राष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। सत्ता पर काबिज बशर अल असद को चुनौती देने के लिए अब तक सिर्फ 2 दावेदार ही सामने आए हैं। ये दावेदार असद को चुनौती दे पाएंगे, इसमें संदेह है। सीरिया के सांसद मेहर अब्देल हाफिज हज्जार असद को चुनौती देने वाले पहले शख्स हैं। उनके अलावा हसन अल नूरी भी सीरिया में शीर्ष पद के लिए दावेदार हैं। उनके नाम का ऐलान सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अभी तक खुद वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपनी दावेदारी का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय जगत को पूरा यकीन है कि असद इस मुकाबले में जरूर उतरेंगे। गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में 3 जून को राष्ट्रपति चुनाव कराया जाएगा। सत्ता पर काबिज बशर अल असद को चुनौती देने के लिए अब तक सिर्फ 2 दावेदार ही सामने आए हैं। ये दावेदार असद को चुनौती दे पाएंगे, इसमें संदेह है। सीरिया के सांसद मेहर अब्देल हाफिज हज्जार असद को चुनौती देने वाले पहले शख्स हैं। उनके अलावा
हसन अल नूरी भी सीरिया में शीर्ष पद के लिए दावेदार है। उनके नाम का ऐलान सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने किया है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अभी तक खुद वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने दावेदारी का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनके सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय जगत को पूरा यकीन है कि असद इस मुकाबले में जरूर उतरेंगे। हमें सर्वोच्च अदालत से सूचना मिली है, उसके मुताबिक अब्देल हाफिज हज्जार राष्ट्रपति चुनाव में शिरकत करेंगे। संसद के सम्मानित सदस्यों को इस चुनावी मुकाबले में किसी का भी समर्थन करने का पूरा अधिकार है। सीरिया में विद्रोही धड़े का इल्जाम है कि असद ने इस चुनाव में जमकर धांधली का प्लान बनाया है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले वो सीरिया में हालात सामान्य होने देते और फिर वहां चुनाव करवाते। खुद संयुक्त राष्ट्र ने माना है कि सीरिया में चुनाव जल्दबाजी में कराए जा रहे हैं और इस चुनाव से वहां चल रही शांति बहाली की कोशिशों को करारा झटका लगेगा। I think both the Secretary General and the Joint Special Representative Lakhdar Brahimi have repeatedly warned that the holding of elections in the current circumstances amid the ongoing conflict and massive displacement will damage the political process and hamper the prospects for political solution that the country so urgently needs. Such elections are incompatible with the letter and spirit of the Geneva Communique. We will nonetheless continue to search and build upon any opening for a solution to the tragedy in Syria. सीरिया में गृह युद्ध को देखते हुए यहां चुनाव कराया जाना लोकतंत्र का उपहास माना जा रहा है। सीरिया संकट को सुलझाने की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सीरिया हुकूमत थोड़ी कमजोर तो जरूर पड़ी है, लेकिन सीरिया की सत्ता वो किसी और के हवाले करने को तैयार नहीं दिखती। इस बीच सीरिया में निर्दोषों का कत्लेआम जारी है। अलेप्पो में हुए ताजा हमले में विद्रोही लड़ाकों के अलावा बड़ी तादाद में बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। अब ऐसे अशांति भरे माहौल में भला सीरिया में चुनाव कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब तो राष्ट्रपति बशर अल असद और उनकी हुकूमत ही दे सकती है। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अब पेश हमारा खास सेक्शन खबरें रफ्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में जापान का दौरा किया। पूर्वी चीन सागर में विवादित द्वीप समूहों पर जापान का पक्ष लेते हुए ओबामा ने कहा कि ये द्वीप जापान और अमेरिका के द्विपक्षीय रक्षा समझौते के तहत आते हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो इन द्वीपों को जापान अमेरिका संधि के तहत लाने का विरोध करता है। दरअसल जापान अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर रक्षा समझौता हुआ था, जो अब भी मौजूद है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून एक अनजाने विवाद में पड़ते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल उन्होंने ब्रिटेन को एक ईसाई देश बताया है, जिस पर काफी विवाद पैदा हो रहा है। खुद ब्रिटेन के जाने माने नागरिक उनके इस बयान का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि कैमरून के बयान से समाज में दूरियां बढ़ेगी। ब्रिटेन की 55 जानी मानी हस्तियों ने मशहूर और काफी पुराने अखबार डेली टेलीग्राफ को इस बयान के विरोध में एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कैमरून की निंदा की है। अब पेश है हॉलीवुड और ग्लैमर जगत से जुड़ा हमारा सेक्शन ग्लैमर अपडेट। मशहूर पॉप गायिका ब्रिटनी स्पीयर्स के पिता जेमी ब्रिटनी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल ब्रिटनी का दोबारा से शादी करने का विचार उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दरअसल उनके पिता को लगता है कि लोगों की नजर ब्रिटनी की संपत्ति पर है, इसलिए कई लोग ब्रिटनी के साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स ने जनवरी 2013 में अपने पूर्व एजेंट जॉनसन ट्राइक से अपनी सगाई तोड़ दी थी और अब वो अपने मौजूदा बॉयफ्रेंड डेविड लुकाडो के साथ शादी करने की योजना बना रही है। ब्रिटनी तो जैसे डेविड की दीवानी है,
पहले उन्होंने केविन फेडरलिन से शादी की थी, जो 3 साल तक चली और मार्च 2007 में दोनों अलग हो गए। ब्रिटनी और केविन के 2 बेटे हैं। पॉप गायिका रिहाना वैसे तो अपनी सुंदरता और सेक्सी अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन अब वो अपनी खूबसूरत आवाज के लिए भी जानी जाएंगी। रिहाना 3D एनिमेशन फिल्म होम के मुख्य किरदार को अपनी आवाज देंगी। फिल्म का निर्माण ड्रीम वर्क्स के बैनर तले हो रहा है। रिहाना के अलावा जिम पार्सन्स, जेनिफर लोपेज और स्टीव मार्टिन भी फिल्म में अपनी आवाज दे रहे हैं। ये फिल्म इस साल नवंबर में रिलीज होगी। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विश्व के हसीन मॉडल्स में अपनी अलग पहचान बना चुकी मिरांडा केर काफी चर्चा में है। मिरांडा ने हाल ही में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के लिए एक विज्ञापन साइन किया है। विज्ञापन के लिए उन्होंने हॉट वीडियो शूट करवाया है। 30 सेकंड के इस विज्ञापन की वीडियो को अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। मिरांडा का ये वीडियो तो सोशल साइट्स पर काफी हिट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि इससे कंपनी और उसके प्रोडक्ट को कितना फायदा होता है। मेल सी के नाम से मशहूर सिंगर मिलेनी चिशलोम पहले ही ये प्लानिंग कर चुकी है कि जब वो 80 साल की हो जाएंगी तो अपने मशहूर बैंड स्पाइस गर्ल्स की सदस्य के तौर पर अपनी आत्मकथा लिखेंगी। अपनी यादों को संभाल कर रखने वाली स्पाइस गर्ल्स बैंड की पूर्व सदस्य मेल सी एक किताब के जरिए बैंड के राज खोलने की योजना बना रही है। हालांकि वो तब तक ऐसा नहीं करेंगी जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो जाती। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।